जाता है, मताग्रहीता कहा जाता है। मताग्रहीता या मुखरता। तो डिजायर्ड बिहेवियर है, ये नेगेटिव अनडिजायर्ड एक तीसरा भी व्यक्तित्व है जो बहुत सारे लोगों में पाया जाता है। इसको पैसिव एग्रेशन कहा जाता है। बाहर से वो पैसिव है, अंदर से वो एग्रेसिव है। दो प्रकार है जिसमें पैसिव प्रकार हमेशा औरों का हमला सहन करते हैं, औरों को अपने अधिकारों पर पैर रखने देते हैं, जबकि एग्रेसिव लोग दूसरों के अधिकारों पर अपना सिक्का जमाते हैं। पैसिव एग्रेसिव एग्रेशन ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें वो बाहर से बहुत शांत नरम दिखेंगे, लेकिन मन ही मन बहुत बड़ा गुस्सा आक्रामकता दबाएंगे, और उसका भोग वर्तन व्यवहार में भी होगा और अपने बीमारियों में स्वास्थ्य में भी होगा। तो 3 प्रकार के व्यक्तित्व की आज हम चर्चा करेंगे। तो व्यक्तित्व प्रकार हमको कैसे मिलते हैं उसका एक छोटा सा अंदाज। एक साइकोलॉजी का सिद्धांत में ले रहा हूं कि आप अगर एग्रेसिव हो या पैसिव एग्रेसिव हो, ये जो भी व्यक्तित्व प्रकार हमको मिला, बहुत ही कम लोगों को असर्टिव बिहेवियर मिलता है, सिखाया जाता है, और वो भी माता पिता के द्वारा नहीं, वो खुद सीखते हैं। बाकी आम रूप से हम इन तीनों में से कोई एक व्यक्तित्व पसंद करते हैं। तो व्यक्तित्व प्रकार हमारी बचपन की भेंट या सौगात है। बचपन में हमको कैसे उछेर किया गया। तो माता पिता के 2 तरीके रहते हैं। एक तरीका ये है कि तुम्हारा अधिकार है, तुम भुगतो, तुम सवार हो जाओ, तुम सामने की व्यक्ति के अधिकारों को दबाओ, अपना सिक्का पहले जमाओ। तो एक ये वाला रवैया माता पिता के द्वारा लिया जाता है। तो इसको कहा जाता है एग्रेसिव तरीका। जैसे कि लड़कों का लालन पालन करने में आक्रामकता दिखाई जाती है, जबकि लड़कियों के लालन पालन में पैसिविटी दिखाई जाती है। त्याग करो, छोड़ो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा अधिकार नहीं, तुमको हार स्वीकारनी होगी। तो ये पैसिविटी है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि लड़कों में हमेशा एग्रेसिविटी होगी और लड़कियों में पैसिविटी होगी। कई बार उल्टे भी चित्र दिखाई दिए जाते हैं। उन दोनों का मेल, जैसे कि कुछ लोगों को बचपन में माता पिता के द्वारा दबाया जाता है, तो क्योंकि माता पिता के प्रति अपना आदर दिखाना है, विद्रोह नहीं कर सकते, इसीलिए वो बाहर से दब जाएंगे, लेकिन अपने मन ही मन बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारी हर्ट फीलिंग, रिजेंटमेंट दबाएंगे और कभी न कभी वो व्यक्त करेंगे। तो ऐसे लोगों को हम पैसिव एग्रेसिव कहेंगे। तो आज पहले देखेंगे हम तीनों व्यक्तित्वों का, तीनों नेगेटिव व्यक्तित्व का एक सार। तो पहला व्यक्तित्व है पैसिव बिहेवियर, ये नेगेटिव एटीट्यूड है। इन लोगों में आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है, आत्म सम्मान की कमी पाई जाती है। ये खुद का सम्मान नहीं करते, खुद ही को नीचा मानते हैं, मेरे में पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, मैं निकम्मा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। क्योंकि खुद के बारे में नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव थॉट्स है, इन्फीरियोरिटी का अनुभव करते हैं। ये हमेशा चाहेंगे कि परिस्थितियों का बागडोर अन्य व्यक्तियों के पास हो, मेरे पास नहीं, क्योंकि मेरे में क्षमता नहीं है। तो ये लोग किसी की पांव तले काम करेंगे, किसी की आधिपत्य में काम करेंगे, किसी के अधिकारों में, किसी की क्षमता में काम करेंगे। तो ये लीडर नहीं बन सकते पैसिव लोग। तो
चाहेंगे कि कोई और व्यक्ति या सिचुएशन, परिस्थिति हमारा हमारे पर हमारा अधिकार रखे या हमारा जीवन बागडोर चलाए। ये हमेशा गुनाहितता का एक भाव लेके चलते हैं औरों के प्रति, कि मैं किसी को कुछ भी मदद नहीं कर सकता, या मेरे में कोई भी कुशलता है नहीं और मैं बिल्कुल बेकार आदमी हूँ। तो ये एक नेगेटिव बिहेवियर है, पैसिविटी बिहेवियर है। दूसरा एग्रेसिव बिहेवियर है। एग्रेसिव बिहेवियर, उन लोगों में भी आत्मविश्वास की कमी है, उन लोगों में भी ये भले कितनी बड़ी आवाज़ में चिल्लाएंगे, लेकिन आत्मविश्वास की कमी है, आत्मसम्मान की कमी है। लेकिन तफावत देखेंगे पैसिविटी और एग्रेसिविटी में, कि जो लोग पैसिव है वो खुद का सम्मान नहीं करते, जबकि एग्रेसिव है वो किसी और का सम्मान नहीं करते। ये औरों को नीचा गिराएंगे, नीचा दिखाएंगे। और सुपीरियोरिटी, तो इन्फीरियोरिटी सुपीरियोरिटी दो शब्द चलनी बनेंगे। जो पैसिव है वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ पीड़ित होंगे, जबकि जो एग्रेसिव है वो सुपीरियोरिटी के साथ पीड़ित रहेंगे। दे विल ऑलवेज लाइक टू बी इन कंट्रोल ऑफ पीपल एंड सिचुएशंस। तो दोनों का एक तुलना करेंगे आप, पैसिविटी एंड एग्रेसिविटी, और इसके आधार पर आप अपने व्यक्तित्व की तुलना करेंगे। इनको औरों के विचारों की, लागणियों की, मान्यताओं का कोई आदर नहीं होता। ये हमेशा अपने दिल में गुस्सा लेके घूमते हैं औरों के प्रति, और लोगों का दोष निकालते रहेंगे, डांटते रहेंगे। ऐसे लोग हैं, और कोई भी फीडबैक उनको दिया जाएगा उसका ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ये दो प्रमुख व्यक्तित्व है, पैसिव एंड एग्रेसिव। लेकिन बीच में एक और भी व्यक्तित्व है जो पैसिव एग्रेसिव है। तो पैसिव एग्रेसिव लोग कैसे होंगे? तो पैसिव एग्रेसिव लोग वो है जो बाहर से खुश दिखाई देंगे, चेहरा उनका कुछ और लागणी बताएगी, लेकिन अंदर ही अंदर उनको गुस्सा समाया हुआ है, रूठे हुए हैं ये लोगों से। तो ये किसी के साथ संघर्ष में नहीं उतरेंगे, इसीलिए मुख से, क्योंकि ये दबे हुए हैं, पैसिव है। बेसिकली ये लोग पैसिव है बाहर से, लेकिन अंदर से एग्रेसिव है। लागणी तंत्र उनका एग्रेसिव है, लेकिन वर्तन व्यवहार में ये पैसिविटी बनाते हैं, तो कमजोर बन जाते हैं। इसीलिए ये कन्फ्लिक्ट अवॉइड करेंगे, किसी के साथ कन्फ्रंट नहीं करेंगे, हार स्वीकार कर लेंगे। डिनाइंग एनीथिंग इज रॉन्ग। They do not communicate their thoughts, feelings and needs. Never speak up or show up what they want. मतलब कि किसी को अपनी मुझे क्या चाहिए वो बताएंगे नहीं, लेकिन others must guess what is wrong, सामने वाली व्यक्ति पर छोड़ेंगे। और बाहर से वो एग्रेशन बताएंगे नहीं, लेकिन उनकी क्रिया में, वर्तन में, व्यवहार में, वाणी में कहीं ना कहीं सामने की व्यक्ति के प्रति अपना गुस्सा बताते रहेंगे। तो सटल इंसल्ट करेंगे। मन ही मन उनकी अग्नि, गुस्से की अग्नि रहेगी जो बाहर कभी निकलेगी नहीं, और जानबूझ करके वो भूल करेंगे, गफलत करेंगे, ताकि सामने वाली व्यक्ति पर अपना बदला ले सके जिसके ऊपर उनको गुस्सा है। ऐसी व्यक्ति के साथ कोई भी वर्तन व्यवहार करते समय ये गुस्सा, ये भूल करते रहेंगे। जनरली दे आर पैसिमिस्टिक, जनरली दे लैक इन कॉन्फिडेंस। ऐसी व्यक्तित्व को पैसिव एग्रेसिव कहा जाता है। तो इसका अभ्यास करना है इसलिए कि ये व्यक्तित्व समाज में काफ़ी पाया जाता है। माता पिता के द्वारा दबाया गया, अपनी इच्छाओं को दबाया हुआ, लेकिन ये गुस्सा लेकर के माता पिता के साथ या अपने भाई बहन के साथ, वडील भाई बहन के साथ, कुटुंबीजनों के साथ जो गुस्सा रहता है, वो गुस्सा दिल ही दिल में लेकर ये समाज में घूमेंगे, और उनका सामना खास करके उनके जीवन साथी के लिए मुश्किल पड़ेगा। और जहाँ पर वो काम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ, इनके साथ जीना
थोड़ा कठिन हो जाएगा। ऐसे व्यक्तित्व को कहा जाता है पैसिव एग्रेसिव। इंटरनली एग्रेसिव, आउटवर्डली पैसिव, और बीच बीच में कभी कभी बम फूटेगा। तो दे आर वेरी स्टबॉर्न, दे रिजेंट डिमांड्स एंड एक्शंस टू अदर्स। ये अपनी खुद की आवश्यकता किसी को बताएंगे नहीं, ये किसी भी बात को टालते रहेंगे, ये मैनिपुलेटिव होंगे, क्योंकि कोई भी काम में ये अपनी जिम्मेवारी लेंगे नहीं, और हमेशा वन डाउन पोजीशन में रहेंगे, नीचे रहेंगे, ताकि जीवन साथी या बॉस या कर्मचारी या मित्र उसका ये निराश्रित रहेंगे, और दूसरे लोगों को दबाव डालेंगे कि तुम जिम्मेवारी लो, बदलाव की, काम की, ये सब कुछ जवाबदारी किसी और पर डालते रहेंगे, खुद पैसिव रहेंगे। ये अपना एग्रेशन निकाल नहीं सकते, ये सबसे बड़ी कमजोरी है उनकी। और इसलिए साइकोलॉजिकल गेम्स में ऐसी परिस्थितियां खड़ी करेंगे ताकि, जैसे कि पति पत्नी के बीच ये परिस्थिति हमेशा खड़ी होती है कि इसमें जो पैसिव एग्रेसिव होता है वो हमेशा दुख में रहना चाहता है, अनहैप्पी रहना चाहता है, वन डाउन रहना चाहता है, और अपने सुख की जिम्मेवारी अपने जीवन साथी पर डाल देता है। तो उसका ही दोष निकालते रहेंगे कि तुम्हारी वजह से मैं सुखी नहीं हूँ, या तुम्हारी वजह से मैं दुखी हूँ। तो आउटवर्डली दिस पीपल आर कंसिडर्ड और डिस्क्राइब्ड एज नाइस गाय, बट इंटरनली दे हैव अ डीप हॉस्टिलिटी। तो हर व्यक्ति की तरफ उनकी आक्रामकता बनी रहेगी, ये अपना गुस्सा नहीं निकाल पाएंगे, ये अपनी रीस निकाल नहीं पाएंगे। तो ये एक नेगेटिव बिहेवियर है। इन लोगों में एक और चीज पाई जाती है जो है मैनिपुलेटिव बिहेवियर। ये परिस्थितियों को, व्यक्तियों को विश्वास नहीं करेंगे, किसी का भी विश्वास नहीं करेंगे। ये खुद के लिए और औरों के लिए नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं, नेगेटिव विचार, नेगेटिव दृष्टिकोण होता है उनका, और लोगों की शक्तियों में विश्वास नहीं करेंगे, शंकाएं करते रहेंगे। तो दे आर मिसट्रस्टफुल, सस्पिशियस, वेरी टुवर्ड्स अदर पीपल, और इसीलिए वो लोग डिसऑनेस्ट एंड इनडायरेक्ट रहेंगे, और हमेशा परिस्थितियों का, संजोगों का थोड़ा राजकीय उपयोग मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। जरा साइकोलॉजिकल गेम्स जिसमें मेरी आवश्यकता को पूरी करने के लिए मैं सीधी डायरेक्ट और ऑनेस्ट प्रामाणिक रजूआत करने के बदले परिस्थिति ऐसी खड़ी करूंगा, ताकि जैसे कि कैकेयी अपने कोप भवन में गई, बाल बिखेर दिए, कपड़े अस्त व्यस्त कर दिए, उधर का पूरा जो राच रचीला था, फर्नीचर था, अस्त व्यस्त कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया। तो एक वन डाउन पोजीशन क्रिएट कर ली, और ऐसी परिस्थिति कर ली जो सीधा बोलने के बदले इनडायरेक्ट परिस्थिति, वातावरण देखो तुमको लगेगा कि ये व्यक्ति रूठी हुई है, उसको कुछ चाहिए, उसकी कोई नीड पूरी नहीं हुई है। तो दिस पीपल आर डिसऑनेस्ट एंड इनडायरेक्ट। ये कहानी बनाएंगे, एक परिस्थिति खड़ी करेंगे, एक नाटक बनाएंगे, ताकि इनडायरेक्टली, डिसऑनेस्टली अपनी आवश्यकता को ये पूरी कर पाए, और हमेशा हताश रहेंगे। तो ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व हैं, और आपको जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें आपको थोड़ा सा अंदाज आएगा कि आपका व्यक्तित्व कितने प्रकार का है, कौन से प्रकार का। तो अगर कोई प्रश्न हो आपको अभ्यास करना है एग्रेसिव व्यक्तित्व, पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी व्यक्तित्व, 3 प्रकार में से आपका व्यक्तित्व कौन सा है। आपके साथ काम करने वाले व्यक्तियों के भी 1 या 2 व्यक्तियों के, सभी के नहीं, लेकिन जिसके साथ तुम्हारा मुठभेड़ ज्यादा होता है, जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी मुताबिक, तुम्हारी मान्यता के मुताबिक ज्यादा अवरोध पैदा करते हैं, तुम्हारी सुख के मार्ग में, लागणियों के मार्ग में, आवश्यकताओं के मार्ग में, उनका सांकेतिक नाम अपनी नोटबुक में लिख सकते हो आप। तो अपना खुद का व्यक्तित्व थोड़ा इवेल्युएट करना है। एक प्रश्नोत्तरी दी गई आपको 10-15 प्रश्नों की, उससे थोड़ा सा अंदाजा आएगा आपको। और बाकी जो
स्लाइड्स आपको बताई गई उसमें आपको टिक मार्क करना होगा। बाद में जब आपको ये स्लाइड्स अगले हफ्ते तक दी जाएगी, तब आपको पता चलेगा आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपको बदलाव किधर लाना है। तो अगर कोई प्रश्न हो आपका, 3 पर्सनालिटी टाइप्स, एग्रेसिव, पैसिव एंड पैसिव एग्रेसिव के बारे में अगर आपका कोई प्रश्न हो। एनी क्वेश्चन? तो आपने जो स्कोर, एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो बोलो। कई बार क्या होता है कि मतलब कोई पर्सन है जो जेन्युइनली मुझे पसंद नहीं है, बट पेरेंट्स फोर्स की बिहेव नाइस विद दैट, तो इंटरनली यू आर। जेन्युइनली पसंद नहीं है, एक मिनट, आपका पहला प्रश्न, पहला विधान है जेन्युइनली पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया हुआ है पास्ट में, ठीक है, तो मुझे वो नहीं पसंद है, और वी आर नॉट, हम उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो अपने रिलेटिव्स है, तो घर वालों को रहता है कि समाज, इज्जत, वो सब है, चलो, तो वो भी मैं समझ जाती हूँ। पर उसके बाद वो जब हमारे सामने आते हैं तो वो अब उन्होंने जब गलत किया हुआ होता है, आपको कोई गलत तरीके से शायद छुए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप घर पे भी बताते हो, पर समाज की वजह से आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। आप फैमिली फंक्शंस होते हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं, तो वो तो आपके सामने आएंगे ही आएंगे। तो वो तो आपको, जाहिर सी बात है, आपको पसंद नहीं आएंगे, वो आपसे एल्डर है तो घर वाले बोलेंगे चलो नाइसली बिहेव करो। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आई मीन ऑब्वियसली पैसिव अग्रेशन तो आप दिखाएंगे क्योंकि आपको नहीं पसंद है, तो डिसलाइक तो वहां पे रहेगा, क्योंकि आप उस पर्सन को कहना चाहते हो कि सी आई एम नॉट गुड, आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, अदरवाइज आई रियली वांट टू किल यू, बट आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू नाइसली बिकॉज माई पेरेंट्स वांट दैट। तो उसमें क्या करना चाहिए? ओके, एक तो आप अपनी लागनी को पहचान लीजिए, वो घटना को भूल जाइए फिर क्षणों के लिए। एक लागनी है जो रिजेंटमेंट की है और एग्रेशन की है। एंगर है इस व्यक्ति के प्रति और रिजेंटमेंट है ना। हाँ। आपको अच्छा, आपके साथ बहुत बुरा होता है, मैं आपकी यातना को समझ रहा हूँ, है ना, अक्षरशः समझ रहा हूँ, तो हमदर्दी रहेगी, लेकिन पहले आप अपनी लागनी को संभालिए। दूसरा, आप उसको व्यक्त करना होगा, उसी व्यक्ति के साथ व्यक्त करना होगा। तो ये कठिन काम ये होगा कि उसकी एक अपॉइंटमेंट, उसके साथ एक मीटिंग करना होगा, और आपको जो भी दिल में है वो एक बार खुल करके ऑनेस्टली एंड डायरेक्टली, है ना, इनडायरेक्टली नहीं। जैसे कि किसी मीटिंग में मिले आप, तो अगली बार मैं आपको एक मॉडल देने वाला हूँ। थर्ड सेशन में शायद हम हमारा व्यक्तित्व असर्टिव, जैसे कि मैं आपको समझ रहा हूँ, आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ किसी ने गलत व्यवहार किया हुआ है, इसका गुस्सा लाजमी है आपको, आप उस व्यक्ति से नाराज हो वो भी लाजमी है, मैं स्वीकार करता हूँ उसका। और इस बात को उसी व्यक्ति के साथ, या तो अपनी कोई खास अन्य कोई व्यक्ति को लेकर के आप 3 लोग मिलिए, है ना, कोई खास एक व्यक्ति, आपके घर का कोई वडील जो आपके साथ हो, है ना, और एक मुलाकात आप लीजिए, और उनको स्पष्टता से, सीधा साफ शब्दों में आपके साथ जो व्यवहार किया गया, क्योंकि पूरा समाज इससे रोकना चाहिए। कई लड़कियों के साथ, कई महिलाओं के साथ घर के वडीलों के द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है, तो ये बताना जरूरी होगा। पुलिस कार्रवाई करिए ना ना करिए वो अलग बात है, लेकिन आपके दिल में जो छुपा हुआ है वो एक बार बाहर निकालना जरूरी होगा। तो इसके 4-5 तरीके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बाद में अगले हफ्ते, क्योंकि करेक्टिव आपका व्यक्तित्व इस समय मैं समझ रहा हूँ कि एक तो आपके दिल में बहुत सारी गर्मी, धुंधवाट, है ना, एंगर और नाराजगी है, लेकिन आपके माता पिता द्वारा बताया जाता है कि नहीं, उसको उनको रिस्पेक्ट करना है, आपको कुछ भी करना नहीं है, और इसलिए आप दबा रहे हो, तो पैसिव एग्रेशन हो जाता है ये, है ना। तो ये पैसिव एग्रेशन निकाल करके आपको असर्टिव बनना है, तो स्पष्टता से अपनी बात करना है,
और एक बार खुल करके कह देंगे, हो सकता है वो व्यक्ति भी शायद उस समय इम्पल्स में आपके साथ जो भी गलत व्यवहार कर गया, माफी मांग सकता है या क्या कर सकता है, वो रिस्पॉन्स तभी समय तय किया जाएगा। तो आप एक बार उस व्यक्ति से भेंट करेंगी और अपनी बात व्यक्त करेगी उनसे, है ना। ये कहानी घर घर की है ना। मैं कई लोगों से सुनता हूँ, और समाज का ये ढांचा कि आप अपने घर के वडील रहते हुए उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं करना है, कोई अपना रीस बताना नहीं है, अपनी नाराजगी दर्शाना नहीं है, उनको रिस्पेक्ट करते रहो। नहीं, ये बदलना है हमको, है ना। आज हम देखेंगे कुछ अधिकारों को, हमारे सबके कुछ अधिकार है हर व्यक्ति के, उन अधिकारों का जतन होना चाहिए। तो इसके बाद मैं तुरंत इसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। तो मैं आपका अत्यंत आदर करता हूँ, और आपको क्यों, जैसे कि आपको एक रिहर्सल करना होगा, ये मैं कैसे करूंगा या करूंगी, तो हो सकता है कि आने वाले रविवार को मैं एक आपको आउटलाइन देने वाला हूँ ये कैसे करेंगे, और इसके बाद में अगर कोई सहायता चाहिए तो इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको फैसिलिटेट करेंगे। हाँ, ओके। एक क्वेश्चन पूछूं? बहुत वाइटल प्रश्न पूछा आपने। એના સંદર્ભમાં એક બીજો પ્રશ્ન પૂછું? હા જી, બોલો. આ ધારો કે તમે કીધું એ પ્રમાણે એ વ્યક્તિ સાથે મીટિંગ પણ થઈ ગઈ અને એ વ્યક્તિએ બધું હસવામાં કાઢી નાખ્યું. નહીં, અગત્યનું એણે કેવી રીતે રિસ્પોન્ડ કર્યું એ કરવા કરતાં મારી લાગણી મેં વ્યક્ત કરી, દ્રઢતાપૂર્વક વ્યક્ત કરી પૂરેપૂરી, અને એને રિયલાઇઝ, કેમ કે હસવામાં કાઢી શકે છે એ પણ હું સમજું છું. હવે એ માનો કે હવે આ હાઇપોથેટિકલ થઈ જાય છે, એ વ્યક્તિ કેવી રીતે રિસ્પોન્ડ કરે છે એ પ્રમાણે મારી સાથે એક વ્યક્તિને હું રાખીશ, અને હું મારી લાગણી તો વ્યક્ત કરીશ જ. હવે એ વ્યક્તિને શી રીતે એ નઠોર થવા માંગે છે, તો હું સમજુ છું કે હાઇપોથેટિકલ નથી, આ સિચ્યુએશન થઈ ચૂકી છે. હું જાણું છું. ઓકે, તો આપણે તો સ્પષ્ટતાપૂર્વક એને કહેવાનું રહેશે, અને કોઈકની હાજરીમાં કહેલું છે, એટલે વ્યક્તિને ઉઘાડી થોડી તો પાડી છે, અને એના તમે જે તમારા દિલમાં લાગણી, કેમ કે તમને શિકાર બનાવીને એ શિકારી થઈને એ છૂટી ગયા, એને બદલે એને થોડુંક તો રિયલાઇઝ થશે. તો એ પ્રયત્ન તો કરવો જોઈએ એવું માનું છું, અને છોડવો નહીં. એનું આ ભલામણ છે, અને સમાવી નહીં ધૂંધવાટ તમારી, એનાથી સમાજ શરૂ પડે છે. એટલે પછી ભાઈ થોડુંક ડિસ્ટર્બ થાય. એ વ્યક્તિ સાથે સામનો થાય છે કોઈ મેળાવડામાં, કોઈ મિટિંગમાં, કોઈ સામાજિક કાર્યક્રમ, ફંક્શનમાં, તો તે વખતે તમારા ચહેરા પરના ભાવો દ્રઢ એની આંખોમાં આંખો નાખીને જોવું અને બોલવું, ડરવું નહીં એનાથી દબાયેલા નહીં રહેવું, અને પોતાનું ગૌરવ સાચવવું. આટલું તો તમે કાયમ માટે કરી શકો છો. પહેલી મુલાકાતમાં તમે તમારી લાગણી વ્યક્ત કરી, એ તમારો વિજય છે, જે તમે આજ સુધી દબાવી રાખેલી. પછી એ વ્યક્તિ ભલે હસતી રહે, પછીની મુલાકાતોમાં જ્યાં જ્યાં પણ મળવાનું થાય ત્યારે તમારું ગુરુર, તમારું આત્મસન્માન, તમારું ગૌરવ એની આંખોમાં આંખો નાખીને સ્પષ્ટ રીતે જોઈને, અને તમારી પાસે આવવા માગે, અને ફરી હસવા માગે, અને ફરી તમારે કોઈ પ્રકારનું આમનો સામનો થાય ત્યારે તમારી વાતને સ્પષ્ટતાથી એને કહેતા રહેવો. તો બી ઓનેસ્ટ એન્ડ બી ડાયરેક્ટ, આ એક જ વસ્તુ કરી શકાય. હવે એ વ્યક્તિ કેટલી નઠોર છે એ બદલાશે કે નહીં એ ખબર નથી, પણ તમારી લાગણી તો વ્યક્ત થવી જ જોઈએ. એને અંદર દબાવી દેવાથી ઘણું માઠું પરિણામ આવી શકે. આટલું સ્ટેન્ડ હું આજે લઈ શકું. મનીષા બોલું છું. હાજી, તમે જે કીધું એગ્રેસિવ એટલે પ્રયત્ન કરીને સમજીને ટ્રાય કરીએ, પણ સામેના પક્ષે એમણે જે રેસીને સ્વીકારી લીધી હોય ને, તો પછી એ જે આપણામાં ચેન્જ હોય ને એ સ્વીકારી નથી શકતા, ત્યારે ક્લેશ થાય. તો શું કરવાનું? એ આઈ થિંક તમે એમ કીધું ગાઈડલાઈન. હા, ફરી વાર આપણે હમણાં વ્યક્તિત્વ પ્રકારો જોઈ રહ્યા છે. આમાંથી તમે પોતે કયું વ્યક્તિત્વ ધરાવો છો,
અને તમારી સાથે જે લોકો સિગ્નિફિકન્ટ વ્યક્તિઓ છે, દરેકને મૂલ્યાંકન કરવાની જરૂર નથી આપણે, પણ આપણી સાથે આપણા જીવન સાથી છે. દાખલા તરીકે આપણા કાર્યસ્થાનમાં અમુક વ્યક્તિ છે એક કે બે, અને આપણા જીવનમાં બહુ અંતરંગ સ્થાન ધરાવતી એકાદ મિત્ર કે એવી કોઈ વ્યક્તિ છે. આવા કેટલાક પ્રમુખ 4 કે 5 વ્યક્તિઓનું વ્યક્તિત્વ જે આપણા સુખ દુઃખ માટે વધારે જવાબદાર છે, એવી વ્યક્તિઓનું વ્યક્તિત્વ. આ 2 વ્યક્તિત્વને તમે એકવાર નક્કી કરી લો, બરાબર? આ પહેલો નિર્ણય થશે. એટલે એના માટે આ નાનકડું વર્ણન તમને આપ્યું છે, અને આ વર્ણન તમને હું ફરી પૂરું પણ પાડીશ આખું, એટલે તમે અસેસમેન્ટ કરી શકો. એકવાર વ્યક્તિત્વનું ડાયગ્નોસિસ થયું પછી બદલાવ માટેની ભૂમિકા આપણે આગલી વખત કરીએ છીએ, બરાબર? तो फर्स्ट स्टेप विल बी डायग्नोसिंग एंड एक्सेप्टिंग. आप निदान करिए अपने व्यक्तित्व का, अपने साथ रहने वाले उन व्यक्तियों का, और फिर स्वीकार करिए कि मुझे इसमें बदलाव लाना है. तो आई हैव टू बी असर्टिव, है ना? तो धीरे धीरे करके मैं भूमिका बना रहा हूँ. हरिओम सर. हाँ. अगर कोई पर्सन हमको वर्बली फिजिकली एब्यूज करता है और ही इज वेरी एग्रेसिव एंड ही इज अ टीनेजर सन, तो क्या करना चाहिए? वो कौन है? ओ माय टीनेजर सन. नहीं, डोंट नेम और लेबल हिम. कोई भी, किसी भी व्यक्ति का आप जब उदाहरण देंगे तो नाम से मत दीजिए, क्योंकि इसके साथ हाँ, आप ठीक से उसके साथ बैठ करके चर्चा कर लेनी होगी. तो हो सकता है कि आपको टिप्स में देने वाला हूँ, है ना? तो आप कुछ नेगेटिव तरीके नहीं चुनेंगे. तो अगले हफ्ते जब हम चर्चा करेंगे डूज एंड डू नॉट, मतलब कि जैसे कि उसके साथ बोलना बंद नहीं करेंगे, उसको आप रिस्पेक्ट करते रहेंगे. वो भले ही खराब वर्तन व्यवहार हो, लेकिन उसका रिस्पेक्ट, वो आपका बच्चा है ना? तो उसको रिस्पेक्ट करना आप चालू रखिएगा, और मौका मिलने पर आप उसके साथ सीधा कि तुम्हारा ये व्यक्तित्व, तुम्हारा ये वर्तन, तुम्हारा ये व्यवहार मुझे पसंद नहीं आ रहा, हम खुल के एक बार बैठ के बात करें क्या इस बारे में. ऐसा एक आप उसको सुझाव देते रहिए लगातार, है ना? तुम्हारे दिल में कोई गुस्सा है क्या? तुम किसी चीज से परेशान हो क्या? तुम मेरे अंदर कोई बदलाव चाहते हो क्या? तो चलो बैठ के बात करें एक बार. तो एक सजेस्ट करते रहिए आप उसको, है ना? तो उसको रिस्पेक्ट हिम, उसको आदर से बात करिए, उसका स्वीकार करिए अपने जीवन में, और उसको बार बार बातों में एकदम प्रामाणिकता से डायरेक्टली आप बताते रहिए कि हम चर्चा करें बैठ के एक बार. और ऐसा मौका खोजिए जब आप 2 खाली अकेले होंगे और कोई व्यक्ति नहीं होगा, और खुल करके वो और आप एक दूसरे से चर्चा कर. हो सकता है कि टीनेजर बच्चा है, उसके खुद के दिल में कोई एंगर, कोई आक्रोश है, वो आक्रोश बाहर लाने की जरूरत पड़ेगी. जैसे कि आपके सामने आपके लिए उसको कोई फरियाद है, तो कारण क्या है? अगर आप मुझे समझा सको तो मैं भी अपना वर्तन खोजूं करके आप चर्चा करिए उससे. Actually, he doesn't want to study. He wants to play games on mobile and all this. And I stop him, and he doesn't like this. ओके, तो व्यवहार जो है ना उसको अपना गमा अणगमा का कारण मत बनाइए. वो वीडियो गेम्स खेलना चाहता है, पढ़ाई नहीं करना चाहता, ये तुम्हारी रिस्पेक्ट एक दूसरे की तोड़ने के लिए कारणभूत नहीं बनना चाहिए. ये एक दूसरे की गुस्से का कारण नहीं बनना चाहिए. तुम्हारा तरीका, मतलब हो सकता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो तरीका अच्छा नहीं है, वो कहने का तुम्हारा तरीका, है ना? वो जो रीत रस्म आपने अख्तियार की होगी, उसको शायद ये पसंद नहीं कर रहा. तो हम देखेंगे अभी कुछ राइट्स, है ना, कि कोई जरूरी नहीं कि दुनिया के सभी इंसान मैं जो चाहता हूँ ऐसा करे, मैं जो मानता हूँ उसी को स्वीकार करे. मेरे से अलग हो सकते हैं, तो अरस परस आदर भाव टूटना छूटना नहीं चाहिए, ये एक भावना रहेगी. तो मैं आपको कुछ राइट्स बताना चाहूँगा. सबसे पहले ह्यूमन राइट्स, है ना, तो उसका थोड़ा एक आप संक्षिप्त में अभ्यास कर लीजिए. जैसे कि इन सभी किस्सों में कोई ना कोई बेसिक ह्यूमन असर्टिव राइट्स का हनन किया गया है. तो द राइट टू हैव नीड्स एंड डिजायर्स, पर्सनल राइट्स है. ये मेरा अधिकार है, मुझे इस समय भूख लगी है, मुझे सोना है,
यही समय मैं पढ़ना नहीं चाहता। दीज आर माई नीड्स एंड डिजायर्स। और इसी के बीच घर्षण होता है, तभी एग्रेशन और पैसिविटी का मौका खड़ा होता है। राइट टू हैव इंफॉर्मेशन, आप कहाँ थे, तो ये जानना मुझे जरूरी है। आपको बताना होगा इस समय कहाँ हो आप। तो गिव मी राइट इंफॉर्मेशन, दबाइए मत, छुपाइए मत, अपना बचाव मत करिए। राइट टू हैव गुड्स एंड सर्विसेज विच यू हैव पेड। तो आप पैसा देकर के कोई चीज़, जैसे कि पिछले हफ्ते का उदाहरण रखा गया था, आप पेट्रोल पंप पर गए, पेट्रोल भराया, उनको पैसा दिया, चेंज लेके घर वापस आए और देखा गया कि चेंज कम मिला है या पेट्रोल कम दिया है, या जो चीज़ के लिए आपने पैसा दिया उस, क्योंकि मुठभेड़ इधर बहुत सारी होती है व्यापारियों के साथ हमारी, कि जिसके लिए, और जैसे कि डॉक्टरों के हॉस्पिटल में भी अभी एग्रेशन बहुत देखा जाता है लोगों का, कि हमारा अधिकार है, हमको ये मिलना चाहिए, हमने पैसा भरा है। तो एग्रेशन, पैसा, पैसिविटी दोनों को छोड़ करके जिस चीज़ के लिए मैं दाम दे रहा हूँ, मूल्य चुका रहा हूँ, उसका मुझे वरतर मिलना चाहिए। राइट टू बी इंडिपेंडेंट एंड टू बी लेफ्ट अलोन। जैसे कि भले ही मेरा बच्चा मोबाइल गेम खेलता हो या वीडियो गेम खेलता हो या अपने किसी फ्रेंड के साथ वार्तालाप कर रहा हो, अब मेरा ये मूल्य नहीं है, ये अच्छा नहीं कर रहा, ठीक नहीं कर रहा, ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन उसके साथ खुल बात करते समय उसका ये अधिकार भी बनता है, क्योंकि वो बचपना छोड़ करके पुख्त व्यक्ति बनने जा रहा है, अपने जीवन की बागडोर खुद संभालने जा रहा है। ऐसे में क्या गलत है और क्या सही है, उसका एक बंधारण ये खुद तय करने जा रहा है। अपना हर एक का एक व्यक्तिगत अवकाश होता है। जैसे कि इस समय मुझे टीवी देखना है या मुझे किताब पढ़ना है या मुझे कुछ काम करना है मेरी खुद की रुचि के अनुसार, और उसी समय बोला जाता है वो छोड़ो और तुम ये करो, तो ये तुमको करना होगा। तो घर की कोई व्यक्ति, वडील या तुम्हारा बॉस तुमको दबाव डालता है, तो हर व्यक्ति का पर्सनल स्पेस होता है, उसका आदर करना चाहिए। राइट टू से नो, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। ना और हाँ दोनों कहने में समस्याएं हैं, ना की चर्चा करेंगे पूरा करने के पहले हम। राइट टू बी ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट, जैसे कि कई सारे किस्से मैं अभी सुन रहा हूँ, उसमें हर व्यक्ति का आप देखेंगे कि खुद का एक शरीर है, उस शरीर को छूने का मेरा अधिकार नहीं है, उसका खुद का एक समय है, उसका खुद का एक चीज़ है। जैसे कि मेरा मोबाइल फ़ोन है, मेरी पेन है या मेरा लैपटॉप है, इसको किसी को हाथ नहीं लगाना है। तो यू हैव राइट टू कंट्रोल योर बॉडी, नोबडी कैन टच विदाउट योर ओन परमिशन, यू हैव योर ओन टाइम, यू हैव योर ओन पोजीशंस। इसी तरह राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियंस एंड बिलीव्स, स्पष्ट शब्दों में ऑनेस्टली आप जो मानते हो या जो नहीं मानते हो, इसका आपको आप व्यक्त कर सकते हो। राइट टू मेक रिक्वेस्ट, और ये सब बेसिक ह्यूमन असर्टिव राइट्स है। तो जब इसमें से किसी अधिकार का हनन किया गया हो, तो जिस व्यक्ति के द्वारा ये किया जाता है उसको स्पष्टता से आप बता सकते हो। तो इसके लिए एक भूमिका तैयार करना होगा। राइट टू बी एंड टू डू एनीथिंग विच डज नॉट वायलेट द राइट्स ऑफ अदर्स, मैं ऐसा कुछ भी काम कर सकता हूँ जिससे किसी के राइट्स, अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक ह्यूमन असर्टिव राइट्स है, और जब इसकी रक्षा नहीं होती, सुरक्षा नहीं होती, कोई इसी के ऊपर स्टेप ओवर करता है, तब या तो मुझे एग्रेसिव बनना पड़ता है या पैसिव बन करके, क्योंकि पैसिविटी एंड एग्रेसिविटी ये हमको सीख में मिली है। तो चर्चा मैं इसकी करने जा रहा हूँ। तो इन अधिकारों के बारे में थोड़ा सा आप अपना अगर कुछ कहना चाहो। 2 प्रकार के अधिकार आपको बताए गए। तो एनी क्वेश्चन? पैसिविटी में एक और व्यक्तित्व है,
ये मैं खास बताना चाहूंगा आपको, इसको कहा जाता है डोरमेट, मतलब कि हर व्यक्ति तुम्हारे ऊपर स्टेप ओवर करती है। कुटुंब में कई बार ये बनता है, कार्य स्थानों में ये बनता है कि कुछ व्यक्तित्व डोरमेट की तरह होता है। लोग आएंगे, ऊपर चढ़ेंगे, उसका लाभ लेंगे, गंदा करके चले जाएंगे, अपना स्वार्थ पूरा करके चले जाएंगे। इन व्यक्तियों को लगातार पुट डाउन, नीचे गिराया जाता है, अपमानित किया जाता है। कोई उस व्यक्ति की खुद की आवश्यकताओं को, लागणियों का जतन नहीं करता, आदर नहीं करता। तो ऐसे अगर आप ऐसे हो क्या, इसको डोरमेट पर्सनालिटी कहा जाता है, कंप्लीटली पैसिव पर्सनालिटी। तो ये कैसे पहचानेंगे आप? तो कुटुंब में आपका डोरमेट का स्थान है, कार्य स्थान में आपका डोरमेट का स्थान है, या किसी व्यक्ति के जीवन में आप डोरमेट बने हुए हो, इसका आप ख्याल कीजिए। तो एक्सेप्टिंग एंड जस्टिफाइंग समवन्स अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर लगातार आप कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप जैसे कि शारीरिक वासना पूरी करने के लिए, अपनी जीवन की जरूरतों को पूरी करने के लिए कई लोगों का डोरमेट की तरह उपयोग किया जाता है। कोई व्यक्ति, उसका मूड खराब है तो उसका स्वीकार मैं कर लेता हूँ कि मेरी वजह से उसके जीवन में दुख है, मेरी वजह से उसको गुस्सा आया, मेरी वजह से उसने अपने वर्तन पर नियंत्रण, कंट्रोल गंवाया, मेरी जिम्मेवारी है। तो लगातार कहते रहे आई एम गिल्टी, आई एम मेकिंग मिस्टेक, आई एम गिल्टी, आई एम मेकिंग मिस्टेक, एंड ब्लेमिंग फॉर एवरीथिंग। मतलब खास करके मैं ये पति पत्नी के संबंधों के बारे में ये खास होता है। उसमें एक व्यक्ति वन अप होती है, एक वन डाउन होती है। साइकोलॉजिकल गेम है। जो वन डाउन होती है वो डोरमेट बन जाती है, जो वन अप होती है वो हमेशा परसिक्यूटर, जल्लाद, दुख देने वाला होता है, उसको गुस्सा आता है। तो बीबी हमेशा कहती है मेरी वजह से होता है, और मेरी वजह से वो ये दुखी है। तो blaming yourself for everything, accepting blame from others even if you are not to blame, and continuously apologizing। तो ये 10 लक्षण हैं जिससे व्यक्त होता है कि आप डोरमेट हो। तो ये परिस्थिति बदलना होगा आपको। allowing others to demean you by staying silent, आप अपना बदला, आप अपना बचाव नहीं करेंगे, अपना पक्ष रजू नहीं करेंगे, मौन रहेंगे, तो लोगों को एक मौका मिलता है आपको ज्यादा अन्याय करने का। अवॉइडिंग कन्फ्रंटेशन एट ऑल कॉस्ट, किसी के साथ कोई घर्षण में नहीं उतरिए। नेगेटिंग योर फीलिंग्स टू एकोमोडेट अदर्स। तो सामाजिक परिस्थितियों में, खास करके कार्य स्थानों में, इससे भी ज्यादा चलकर कुटुंब में, कुटुंब जीवन में ऐसे कई लोग पाए जाते हैं जो डोरमेट की तरह अपना जीवन पूरा करते हैं। इनके दिल में गुस्सा रहेगा, रिजेंटमेंट रहेगा, और इसकी कोई ना कोई बीमारी उनको भुगतनी होगी। एंड दिस पीपल विल नेवर बी हैप्पी अनलेस एवरीवन अराउंड हिम और हर इज हैप्पी, एंड दे मेक देमसेल्व्स इनविजिबल, क्योंकि उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी कोई लागणी भी नहीं है, ये लागणी शून्य बन चुके, औरों का सेवा करने में उन्होंने अपने जीवन का त्याग कर दिया। तो इन लोगों को कहा जाता है डोरमेट पर्सनालिटी। तो इसको एक आप थोड़ा समझिएगा। एनी क्वेश्चन? ये जो नंबर है ना, नेगेटिव योर नेगेटिव अकोमोडेट अदर्स, हाँ, एथ जो है इसमें ये समझ में नहीं आया। नेगेटिव योर किस टाइप से नेगेटिव? टू कौन से वाला अकोमोडेट बोल रहे हो आप? अदर्स, एथ यही वाला 10 साइंस ऑफ योर एथ नंबर, एथ एट नंबर। ओ, अपनी लागनियों को, जैसे कि मुझे दुख हो रहा है, मुझे रोना है ना, या मैं थका हुआ हूँ अभी इस समय, मुझे थोड़ा आराम की जरूरत है, फिर भी क्योंकि और व्यक्ति की जरूरत ज्यादा है ना, उसको खाना चाहिए, अभी उसको कॉफी पीना है, तो मेरी थकान को मैं नजरअंदाज कर दूंगा। और मेरी कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य क्या है? कर्तव्य पूरा करना है लागणी को दबा के,
जैसे कि मैं आई एम फीलिंग लो राइट नाउ, आई वांट टू रेस्ट रिलैक्स, मैं कुछ भी काम करना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि और व्यक्ति की मैं कुटुंब में मेरा कर्तव्य है कि हर व्यक्ति की जरूरत पूरी करने के बाद मैं सोऊंगा या सोऊंगी, है ना। तो उसमें आप औरों की जरूरतों को, लागनियों को ज़्यादा अपनी अंदाज में लेते हो और अपनी खुद की लागनी, थकान की, गुस्से की या दुख की, आप रोना चाहते हो लेकिन और व्यक्ति को मौका देते हो, तो इसको नेगेटिंग योर ओन फीलिंग्स, अपनी लागनियों को नज़रअंदाज करिए औरों का, क्योंकि आप कर्तव्य से प्रेरित हो। तो डोरमेट जो लोग होते हैं वो कर्तव्य भावना से प्रेरित होते हैं, ये भूखे रहेंगे, ये अपनी लागनी को दबाएंगे, औरों को सब कुछ करके देंगे। यस, हेलो, हाँ बोलो સર એવું થાય ઘણી વખત કે આપણે બધી રીતે બધું સમજતા હોઈએ પણ જ્યારે વાત કરવાની આવે ત્યારે રડવું આવી જાય, તો એ કયું શું કહેવાય? તો એ પહેલા તમે પેસિવ છો ને, તમે વન ડાઉન પેસિવ છો, એટલે તમારે તમારી લાગણી ઉપર, પહેલા રડવાની લાગણી ઉપર નિયંત્રણ કરી લેવાનું એ પહેલી જરૂરિયાત રહેશે. કેમ કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ સમક્ષ તમારે કેમ કે તમારે પછી એવો મોકો આવશે કે સામેની વ્યક્તિ એગ્રેસિવ હશે અને તમે રડી પડો છો, એટલે વન અપ અને વન ડાઉન પોઝિશન ખાસ યાદ રાખજો. રડનાર વ્યક્તિ વન ડાઉન થઈ જાય અને સાંભળનાર વ્યક્તિ વન અપ થઈ જાય. તો આ પરિસ્થિતિને આપણે સામનો સરખો થવો જોઈએ. તો રડવાની લાગણી ઉપર પહેલા નિયંત્રણ મેળવી લો અને પછી પોતાની રજૂઆત કરો. આ એક નબળાઈને તમારી તમે સમજી લો અને દૂર કરો. દૂર કરવા માટે સર તમારે થોડું રિહર્સલ કરવાની જરૂર પડશે. અચ્છા, એટલે જે રોલ પ્લે કરવાનો છે, તમારી જે રજૂઆત કરવાની છે એના માટે, અથવા તમે વાત કરવાની શરૂ કરો ત્યારે તમે કહી શકો સ્પષ્ટતાપૂર્વક કે મારી આંખોમાં આંસુ આવે એને મારી નબળાઈ ગણીને નહીં ચાલશો, એ મારી લાગણી વ્યક્ત કરે છે એવી રીતે જોજો. બેમાં સમજ પડી તમને? મોટે ભાગે આપણે રડીએ છીએ નબળાઈને લીધે, પોતાની લાગણી પર કંટ્રોલ નથી કરી શકતા, પોતાની વાતને બરાબર રજૂ નથી કરી શકતા, એટલે એક પ્રકારની લાચારી લાગે છે. એ લાચારીને લીધે આપણે રડીએ છીએ. વાત રજૂ કરતા પહેલા કહી દો કે મને આંખમાં આંસુ આવે કે રડવું આવે તો એને મારી નબળાઈ નહીં ગણજો, આ મારી અંદરની લાગણી સમજજો અને હું મારી વાત જુદી રીતે રજૂ કરવા જઈ રહી છું, આવી એક સ્પષ્ટતા કરજો. એટલે કે આંખમાં આંસુને તમારી નબળાઈ તરીકે બહાર નહીં નીકળવા દેતા, લાચારી નહીં બનાવતા, એને તમારી એક્સપ્રેશન તરીકે લેજો. આટલું એક ખાસ કરજો કોઈની આગળ. ઓકે સર. इसमें ये these points are very common because जब तक आप यंग रहते हो तब तक आप अपोज करते हो या whatever आप जिस सिचुएशन में रहना चाहते हो वो सिचुएशन क्रिएट हो जाए और उस हिसाब से कंफर्टेबल हो आप कोशिश करते हो. बट एज यू एज, सो टू मेक पीस विद एवरीथिंग, सो हम ये एडजस्टमेंट करते हैं टू मेक पीस विद एवरीथिंग. भाई कितना टाइम ऐसा सब करना है, तो इज दैट करेक्ट? ओके, पहला तो बच्चों को और बूढ़ों को समस्या ये दोनों के लिए ही खड़ी की जाती है, लेकिन युवाओं की भी होती है. तो उम्र बीतने से या बूढ़े होने से आपकी अधिकारों पर कोई कम नहीं होना चाहिए. आपका ये अधिकार, आप 80 साल के होंगे, 90 साल के होंगे, आप अपाहिज होंगे, पथारीवश होंगे, बीमार होंगे, तब की आपके अधिकार है. आप किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हो. जैसे कि एक आपने देखा होगा कि इसमें एवरीवन हैज अ राइट टू मेक रिक्वेस्ट. जैसे कि मैं रास्ता आप क्रॉस कर रहा हूँ और मेरी उम्र के कारण मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं फॉर्मली, ऑनेस्टली, डायरेक्टली किसी को भी बोल सकता हूँ मुझे मदद चाहिए या वाहन धीमा करो, मुझे क्रॉस करने दो, है ना. तो उम्र बूढ़े होने से आपकी राइट्स कम नहीं हो जाती. रिक्वेस्ट अदर पर्सन, ओके मैं लाइन में मैं खड़ा नहीं रह सकता, मुझे पहले जाने दीजिए, मेरा उम्र है, मेरी कमजोरी है, तो आप कह सकते हो ये. तो एक्सप्रेस योर नीड्स.
एंड रिक्वेस्ट पीपल टू हेल्प यू। इसमें कोई गलती नहीं। पर आपने जो राइट्स बताए वो हमारे जो संस्कार जो हमको दिए जाते हैं उसके अगेंस्ट में लगते हैं उनको। जब हम रिएक्ट करते हैं तो बिल्कुल को लगता है कि नहीं आप अगेंस्ट में जा रहे हो। आप अकेले होते हो, आपके सामने 10 लोग होते हैं जो आपको बताते हैं कि तू गलत है। और ऑन टॉप ऑफ दैट कि फॉर एग्जाम्पल की एकता कपूर की सारी सीरियल है, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया आइडियल बहू का, जो सभी करेगी आपके लिए। वो एक अच्छी भी दिखेगी, अच्छा डांस भी करेगी, अच्छा खाना भी बनाएगी एंड एवरीथिंग। तो सभी वो वाहियात सीरियल देखते हैं, लड़कियां भी देखती है, उनके इन लॉज भी देखते हैं। तो एक अलग एक्सपेक्टेशन सेट हो रही है। अभी ज्यादातर प्रॉब्लम्स वहां से आ रही है। हाँ हाँ, ओके, तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ। मेरे अगर प्रास्ताविक पिछले हफ्ते जो मैंने शुरुआत की, इस पूरी असर्टिवनेस ट्रेनिंग का वर्कशॉप का एक मकसद है मेरा, संस्कारों की बेड़ियों से निकालना है सबको, है ना। बचपन में जो सिखाया गया उन्हीं मूल्यों का आज तक मैं अगर पालन करता रहूंगा तो मेरे अधिकारों पर कोई सवार हो जाता है। जैसे कि मेरे वडील, जो पहला एक किस्सा हमने सुना कि किसी ने मेरे साथ, मेरे शरीर के साथ छेड़छाड़ की, मुझे अन्याय किया, बहुत मेरे साथ गलत किया। अब उसका बदला लेने के लिए वडीलों के सामने तुम आवाज नहीं उठा सकते। तो संस्कारों से जीना नहीं है हमको। चित्तवृत्ति शब्द जब आपको सिखाया गया है, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, इसका मतलब है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मेरे ये अधिकार है, मेरी ये आवश्यकता है और मैं उसके लिए खड़ा होने वाला हूँ या खड़ा होने वाली हूँ। तो इसके ऊपर कोई मेरे संस्कार जिम्मेवार नहीं बनेंगे। तो संस्कारों की पकड़ को, बेड़ियों को हम सबको तोड़ना होगा। तो हो सकता है कि पिछले हफ्ते कुछ विधान दिए थे, उन विधानों के बारे में आपका मैं 5 मिनट का एक टाइम ले रहा हूँ, आपको एक एक्सरसाइज देने जा रहा हूँ। तो क्योंकि वो एक्सरसाइज देने के पहले एक छोटी सी बात कर लूँ, ताकि अगर आप असर्टिव नहीं हो, आप अपनी सम्मान की सुरक्षा नहीं करते, तो परिणाम तुमको क्या भुगतना होगा, ये थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। कि अगर मैं मेरे अधिकारों की अमान्य नहीं कर सकता, पूरी नहीं कर सकता, सुरक्षा नहीं कर सकता, या समाज मुझे दबाता है या मैं किसी को दबाता हूँ, तो इससे आपको क्या होगा, असर्टिवनेस के अभाव से, these are the negative feelings that one gathers, और ये सभी लागणी आपकी कोई ना कोई बीमारी का कारण बन सकती है और बनती भी है। इसको मेटाफिजिकल कॉज ऑफ इलनेसेस कहा जाता है। आप कॉमन कोल्ड से लेके कैंसर तक बीमारी लीजिए, एलर्जी से लेकर एड्स तक की कोई भी बीमारी लो, तो क्योंकि आप अपने अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पाए, या तो आप दब गए या किसी को आपने दबाया, इसकी वजह से आपको या तो डिप्रेशन हो गया, रिजेंटमेंट हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, आप शॉर्ट टेम्पर्ड बने, गुस्से वाले व्यक्ति बने, आप स्ट्रेस में रहने लगे, आपकी रिलेशनशिप स्ट्रेन हुई, आप एंजाइटी में रहने लगे। सबसे बड़ा होता है, हर व्यक्ति एक गिल्ट कैरी करता है अपने साथ कि मैं हमेशा गलत रहा, मैंने तुम्हारे साथ गलत ताल्लुक किया, मेरे साथ गलत ताल्लुक किया गया। तो एक बोझ बन जाता है मेरा गिल्ट जीवन भर के लिए, कि आई एम रॉन्ग ऑलवेज एंड आई एम बीइंग रॉन्ग टू अदर्स। तो ये जो गिल्ट है, ये सबसे जानलेवा हो सकता है। तो ये सब नेगेटिव फीलिंग्स है। मैं आपको वो परिस्थितियां दोबारा, आपको पुराने मूल्य जिसको कहते हो संस्कार, उसको थोड़ा क्वेश्चन, चैलेंज करने का एक मौका दे रहा हूँ। तो आप उन परिस्थितियों को मैं बता रहा हूँ आपको, उन मूल्यों को बता रहा हूँ। मूल्य आप देखेंगे, जरूरत पड़ने पर मैं समझाऊंगा, अपना स्टैंड लेना है। जैसे कि आप एक नोटबुक लीजिए, उसमें लिखते जाइए कि ये पहले वाला विधान है, डोंट बी सेल्फिश, माता पिता के द्वारा सिखाया जाता है ना, या धार्मिक
किताबों में लिखा जाता है ना। डोंट बी सेल्फिश, स्वार्थी ना बनो, औरों का देखो। आप इससे कितना सहमत हो या नहीं हो बाद में लिखते जाइए। एग्री, डीज है, लिखते जाइए। मैं 5 मिनट का समय लेने जा रहा हूँ फर्स्ट स्टेप में, फिर आपको ये सब मिलेगा बाद में। स्वार्थी ना बनो, औरों का देखो। तो आप बड़े भाई हो, बड़ी बहन हो, पहले भाइयों का देखो, छोटे वो का देखो, है ना। हाँ। ये पहला विधान मुझे सिखाया गया। तो आज मैं अगर भूखा हूँ, मेरी नींद आ रही है, मेरी कुछ आवश्यकता है पर्सनल, मैं रेस्ट चाहता हूँ, और ये पूरी करने के लिए मुझे स्वार्थी बनना होगा। आप इससे सहमत हो नहीं हो? ये पहला विधान। भूल क्यों होती है तुमसे? भूल होनी नहीं चाहिए। शेमफुल टू मेक मिस्टेक्स, एक संस्कार है, हमको सिखाया गया। आप इससे सहमत हो नहीं हो? ये तय करके एग्री, डिस एग्री खाली नोट करिए। शेमफुल एक संस्कार है, बचपन में सिखाया गया। सबसे गलत चीज मुझे ये सिखाई गई कि मेरे दिल की बात किसी को करने से क्या फायदा, है ना। दुनिया किसी को, तुम्हारे कुटुंब के लोग, तुम्हारे मित्र, परिवार, स्वजन और लोग, अगर मैं किसी को मेरे दिल के दुख की बात करना चाहता हूँ तो इसका मतलब कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई मुझे समझेगा नहीं। कहेगा ये आदमी अभी ऐसी छोटी बातों में रोने लगा, ये क्रेजी है, या लोग मानेंगे कि आप गलत हो, ये नहीं करना चाहिए। तो खुद के दिल की बात किसी को करने से क्या फायदा। इसीलिए कहीं सारा गुस्सा में अंदर लेके चलता हूँ। अगर आपके साथ गलत व्यवहार किया गया, ऑलवेज रिस्पेक्ट द व्यूज ऑफ समवन इन ऑथोरिटी। केवल व्यूज नहीं, किसी ने तुम्हारे साथ गलत वर्तन व्यवहार किया, जो तुम्हारे वडील थे, लेकिन तुम उसको खुला नहीं कर पाए बिकॉज ही इज इन ऑथोरिटी। तो इसका मतलब है डोंट डू एनीथिंग, है ना। अन्याय और टीका आप सहन करिए। जो न्याय तुम्हारे साथ किया वो व्यक्ति ऑथोरिटी में है, सहन करते रहो, बदला मत लो, कहो मत किसी को, फरियाद मत करो, है ना। तो रिस्पेक्ट द व्यूज एंड एक्शंस ऑफ समवन इन ऑथोरिटी। गांधी जी का सत्यना प्रयोगों में तीसरे पेज पर लिखा हुआ एक विधान है जो हमेशा मैं चैलेंज करता रहा। उन्होंने कहा कि बड़ी लोग का कहा करिए, लेकिन उनके साथ दलील मत करिए। तो गांधी जी कहते थे वडीलो केम करवू, एमना कामना काजी नहीं बनवू। एमना कामना काजी नहीं बोलવું, એનો અર્થ કે એ ખોટું કરે તો તમારે नहीं बोलવાનું। तो अगर इसके साथ आप सम्मत हो, असम्मत हो, कुछ और विधान देखेंगे। ये किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय पूर्ण वर्तन किया तो उनकी मान्यताओं पर, जैसे कि भगवान को लेकर या किसी सामाजिक मूल्यों को लेकर अगर मुठभेड़ होती है तो डोंट चैलेंज एनीवन इन ऑथोरिटी। ये व्यूज के बारे में है। ऐसा ही दूसरा विधान है उनके कार्यों का। डू नॉट क्वेश्चन समवन्स अनफेयर ट्रीटमेंट टू यू और क्रिटिसिज्म ऑफ यू। खास करके सुबह में जो पहला किस्सा सुनने को मिला, अनफेयर ट्रीटमेंट, इसके लिए बोलना होगा, आवाज उठानी होगी कि आप नहीं उठाएंगे, आपकी मम्मी का मानेंगे, आपके घर के बड़े लोग का सलाह मानेंगे, और अपने दिल की गुस्से को आप दबाएंगे। एक कविता में हमेशा सुन, हाँ, जनरल रिमाइंडर फॉर 5 मिनट्स। हाँ, મને ખબર છે સાહેબ, मैं એટલે પૂરું જ કરી રહ્યા છું। तो एक गुजराती कविता में हमेशा सुनता रहा, दर्द ने गाया विना रोया करो, दर्द ने गाया विना। किसी के समक्ष अपनी कहानी करने से क्या फायदा, उसके पास समय नहीं तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा दर्द है, क्या फायदा। यू शुड नॉट टेक अप समवन्स वैल्यूएबल टाइम विथ योर प्रॉब्लम, डोंट बॉदर एनीवन। इस दुनिया में किसको तुम्हारी पड़ी है, इसलिए तुम्हारा नियम होगा दर्द ने गाया बिना रोया करो। तो आपका स्टैंड है एग्री, डिस एग्री। फिर चर्चा करेंगे पूरा करके समाप्त करने के पहले। तो ये दोनों विधान इसी के सिलसिले में लिखे गए हैं। अगर कोई व्यक्ति तुमको कोई सलाह दे रहा है तो उसको सुनना चाहिए, टेक इट सीरियसली,
क्योंकि इसको तुम्हारी कंसर्न है, निस्बत है, उसकी उपेक्षा मत करिए। कोई व्यक्ति तुमको महामूल्य सलाह दे रहा है और कोई अगर तुम्हारा वखाण करता है, प्रशंसा करता है, तो आप डोंट बोस्ट योरसेल्फ. वखाण સાંભળીને ફૂલાઈ નહીં જશો, બરાબર. डोंट एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स, है ना. नम्र बनिए. सबसे गलत विधान सुनाया गया मुझे, डोंट से नो टू अदर्स. किसी को ना मत कहो, नम्र बनो. तो ये सभी विधानों में आप क्या मानते हो? एग्री, डिसएग्री. आपके पुराने संस्कार या लिखे हुए हैं और आपकी वर्तमान मान्यता क्या है, और इसके आधार पर आपके अभी के जीवन की समस्याओं का क्या संबंध है, ये थोड़ा सा आपको आत्मनिरीक्षण करना होगा. अंतिम 2 विधान बताता हूं आपको. हेल्प समवन हु इज इन ट्रबल एट योर ओन कॉस्ट. तो परदुख भंजन विक्रम बनिए. ओके. और परदुख भंजन बनिए. और you must always take care for what other people have to say about your weaknesses and limitations. You must be sensitive and understanding to the needs and wishes of others, even if they are unable to tell you what they want. तो ये सब आपकी परदुख भंजन विक्रम की छवि बनाने के लिए आपको बताया गया. And do not displease anyone. कोई नहीं हाई लैशो नहीं, कोई नहीं हाई लैशो नहीं. तो ये कुछ विधान थे आपके लिए, और इसमें आप एग्री डिसएग्री, और अगर आपके कोई सवाल हो तो एक वस्तु जोड़े हूँ, मतलब टोटली હું માનું છું કે we should not take somebody's valuable time, because the better person can guide me is myself. મને જો સૌથી વધારે કોઈ ઓળખતું હોય તો હું પોતે જ છું. તો whenever I have to guide, કે મને ગાઈડન્સ ની જરૂર પડે, તો હું પર્સનલી એવું માનું કે better to go to some nearby temple, meditation કરો. ત્યાંથી તમને જે બી સવાલ હશે એનો જવાબ, સાચો જવાબ મળશે. કેમ કે વડીલ, મને ગાઈડન્સ એની જોડેથી લેવું ગમે જેને મને લાગે કે એ મારા કરતા વધારે નોલેજ. વડીલ શબ્દ કાઢી નાખો ને તમે. આપણે વડીલનું જ નહીં, આપણે મિત્રનું પણ લેવું પડે, આપણા સમકક્ષ અને કોઈક વાર આપણાથી નીચેની ઉંમરના. ઓકે. કોઈ પણ વ્યક્તિની મદદ લેવી જ નહીં કદી. કોઈ પ્રકારની વ્યવહારો, તમે માનસિક સમસ્યા જો કદાચ બાજુ મૂકી દો, એમાં કાઉન્સેલિંગમાં જશે હું નથી ઉલ્લેખ કરતો, પણ દાખલા તરીકે કોઈ વ્યવહારુ મુશ્કેલી હોય તમારી, કે તમારા મોબાઈલમાં કઈ તકલીફ થઈ છે, તો તમે કોઈનો ટાઈમ નહીં લો. એટલે હું એમ કહું છું કે વડીલની વ્યાખ્યા બદલાવી જોઈએ. વડીલ એટલે કે જેની પાસે જ્ઞાન છે અને હું લઈ શકું, એ મારા માટે વડીલ થવું જોઈએ. એ નહીં કે જે ઉંમરમાં મારાથી મોટું છે. હાલમાં જે વડીલની વ્યાખ્યા છે, મારી દ્રષ્ટિએ વડીલ મારા માટે ઈ છે કે જે મને કઈક શીખવાડી શકે છે, કે સમજાવી શકે છે, ભલે એ નાનું હોય કે મોટું હોય, પણ જેની પાસેથી મને એક અભિપ્રાય, સાચો અભિપ્રાય મળે છે, એ ગમે તે ઉંમરમાં હોય, એનાથી ફરક ના પડવો જોઈએ. ઓકે. તો આપણે એક પહેલો નિયમ આજે બનાવીએ છીએ કે સામાજિક વ્યવહાર, સામાજિક સંબંધોમાં કોઈ વડીલ નથી, કોઈ ઊંચું નથી ને કોઈ નીચું નથી. સમજ્યા? એટલે દાખલા તરીકે 15 વર્ષના વ્યક્તિને કઈ તકલીફ ઊભી થાય અને મારી પાસે આવે તો હું વડીલ છું, એના કરતા વધારે અનુભવી છું, એ રીતે નહીં. સમજ્યા? તો આપણે પહેલા તો ઊંચ નીચના ભેદભાવોનું તોડીએ, એટલા માટે કે વડીલો હંમેશા એગ્રેસિવ થશે અને તમે નીચેની પાયરા પર આવે એટલે 1 અપ અને 1 ડાઉન. આ પરિસ્થિતિને સમજો. એટલા માટે હું હંમેશા કહું છું કે ગુરુ કોઈને કહેશો નહીં, હું કોઈનો ગુરુ નથી, અને આપણે સાથે મળીને શીખવાનું છે. તો વડીલ કોઈને બનાવશો નહીં. હવે તમને કેટલીક વ્યવહારુ તકલીફો ઊભી થાય. જો 3 પ્રકારની તકલીફો ઊભી થશે. કેટલીક અસ્તિત્વને લગતા સવાલો, હું કોણ છું, ક્યાંથી આવું છું, મારા જીવનમાં સુખ અને દુઃખ કેમ છે, આ બધા અસ્તિત્વને લગતા એક્ઝિસ્ટેન્શિયલ ક્વેશ્ચન્સ છે. આ તમે કોઈ એકાંત સ્થાનમાં જઈને હજરત મુહમ્મદ પૈગંબર સાહેબ કે જીસસ કે ભગવાન બુદ્ધની જેમ એકાંતમાં જઈને ક્યાંક તમે ચિંતન કરશો અને જવાબ મળી શકે છે. તમારી કેટલીક માનસિક સમસ્યાઓ છે, તમારી લાગણીઓ. ઓકે. તો એ લાગણીઓના પ્રશ્નો હલ કરવા માટે તમારે કોઈ વ્યક્તિનું કાઉન્સેલિંગ કરવાની જરૂર પડશે. તો એનો સમય તમારે લેવો પડશે, અપોઇન્ટમેન્ટ લેવી પડશે.
અને તમે જેના પર વિશ્વાસ કરો છો એને તમને તમારે કહેવું પડશે. તો વેલ્યુએબલ ટાઈમ કોઈનો લેવાનો તમને અધિકાર છે કે નથી એ નક્કી કરવા. હવે ત્રીજા પ્રકારની તકલીફો છે વહીવટી અને વ્યવહારુ, દાખલા તરીકે કે મોબાઈલ ફોનમાં મારી કઈ તકલીફ થઈ, મારા લેપટોપમાં કઈ મુશ્કેલી ઊભી થઈ, અથવા તો આ કન્ડક્ટ કરવામાં કઈ ટેકનિકલ ઇસ્યુ ઊભો થયો, તો એ ટેકનિકલી કોમ્પિટન્ટ વ્યક્તિ છે જેની પાસે આનો જવાબ છે, એ તમારાથી ઊંચી કે નીચી ના હોઈ શકે. એ વડીલ નથી, એને કોઈને વડીલનું નામ આપો જ નહીં. તમે ગુરુ અને વડીલ આ બે શબ્દો હિન્દુ સંસ્કૃતિમાંથી કાઢી નાખવા જેવા છે. તો આપણી ઘણી સમસ્યાઓ હલ થશે. આપણે બધા સમકક્ષ છીએ, બરાબર. બની શકે કે કેટલીક વસ્તુની જાણકારી મારી પાસે વધારે છે એટલે હું તમારી સમક્ષ માહિતીનો પ્રવાહ આપી રહ્યો છું, પણ કેટલાકમાં તમે મારા કરતાં ઊંચા હશો. તો આપણે સમકક્ષ છીએ, કોઈ વડીલ અને કોઈ ગુરુ નહીં બનાવો. તો આનાથી અધિકારો સમાન બનશે બધાના. કેમ કે આ જે અધિકાર પત્ર મેં મૂક્યું, ખતપત્ર મૂક્યું, અધિકાર ખતપત્ર, એ તો બધાના સરખા જ હોય, 90 વર્ષના વ્યક્તિના અને જન્મેલા બાળકના. આપણે કોઈ ભેદભાવ નહીં પાડીએ આમાં. આ એક સંકલ્પ મને લાગે છે કે આજનું આ સેશન પૂર્ણાહુતિ કરતા હું ઈચ્છું કે આપણે બધાએ વિચારવું જોઈએ. તો તમને જરૂર પડે ત્યારે તમે કોઈની મદદ લઈ શકો, સમય લો. એના માટે તમે આ મોડેલમાંથી બહાર આવો કે તમે મંદિરમાં જશો, તમે એકાંત ખંડમાં બેસશો, તમે ચિંતન કરશો. એવી રીતે બધી સમસ્યાઓ હલ નથી થતી. હા, જરૂર પડે, મને પણ જરૂર પડે છે ઘણી વાર કોઈકને પૂછવાની કે આ બાબતમાં હું મૂંઝાયો, શું કરું હું, સમજ્યા તમે? અથવા કોઈની આગળ દિલ ખોલીને લડવાની પણ જરૂર ઊભી થઈ શકે. તો આપણે બોલવું નથી, આપણે કોઈ સમાધાન નથી જોઈતું, પણ આપણે એની આગળ જઈને દિલ ખોલીને રડી શકીએ એટલું પણ કરી શકાય. તો એના માટે કોઈકનો વેલ્યુએબલ સમય, એટલે અવતરણ ચિહ્નમાં વેલ્યુએબલ શબ્દ લખશો તમે. તમારી જરૂરિયાત છે અને તમારે કોઈની પાસે સમય લેવો પડે. એમાં એ માણસ માટે વેલ્યુએબલ છે કે નહીં એ આપણે વિચારવાની જરૂર નથી. તમારી માંગ મૂકો, જરૂરિયાત મૂકો. આ આજના સત્રનું એક વાક્ય હું સાર રૂપ કહી શકું. ઓકે, બીજા કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો? નહીં તો આપણે પૂરું કરી દઈએ. હાજી હાજી, મને ખ્યાલ છે, પૂરું કરી રહ્યો છું. ના ના ના, હું ગાડી લઈને આવું છું, તરત જ દોડીને આવી જઈશ. એક બે પ્રશ્નો, અને આવતી વખતે હું કરેક્ટિવ મિકેનિઝમ, एग्रेसिव बिहेवियर, पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर को आप असर्टिव कैसे बनाएंगे उसकी थोड़ी टिप्स, और ये पूरा जो मैं स्लाइड सेट बना रहा हूँ वो भी अगले हफ्ते तक आप सबको मिल जाएगा. तो कोई एक दो सवाल और फिर मैं पूरा करना चाहूँगा. हाँ जी, હા બોલો. હા, એક મિનિટ, મને છે ને આજે એઝમ્પશન્સ માં જે ફર્સ્ટ હતું ને લખતી હતી તો મેં એક લાસ્ટ લાઈન રહી ગઈ છે, ઓલવેઝ રિસ્પેક્ટ ધ વ્યૂ ઓફ સમવન. આનાથી બે પહેલા એટલે રાઈટ્સ વાળી મૂકીએ ને હમણાં આજે 3 મૂકી ને લાસ્ટ છેલ્લી, એમાંની જે ફર્સ્ટ સ્લાઇડ હતી ને. ઓકે ઓકે, ઓહ સોરી, તો તું આગળ નીકળી ગયો. મૂકો. હા, હમણાં જે, હા જી. બસ આ એક જ મિનિટ. હા, તો હું નીકળું છું, ચર્ચા પૂરી કરું છું. હા, એક છેલ્લો સવાલ જલ્દી પૂછી લેજો ટૂંકમાં. લાસ્ટ એ છે સર, કેન અ એસર્ટિવ પર્સન બી એગ્રેસિવ? એગ્રેશન અને એસર્ટિવનેસ સાથે ચાલે છે? नहीं चाले. एग्रेशन, यू डोंट नीड एग्रेशन एट ऑल इन सोशल सर्कमस्टेंसेस. अब दो बात मैं अंत में बता देता हूँ कि फिर मैं पूरा करके निकलना चाहूंगा. 2 वाक्य आप मनन करने के लिए बोल रहा हूँ आपको. સર આપણે પછી પીપીટી આપવાની છે ને? આપવાની છે. હું ખાલી ચર્ચા પૂરી કરવા માટે બસ ઝડપથી. હા, પછી નીકળું છું. ખાલી સાર બાંધવા માટે. હા, પછી નીકળું છું. दो बातों को समझ लीजिए. बीइंग असर्टिव इज नॉट यूनिवर्सल. ये हर व्यक्ति में नहीं पाया जाता. ये पोजीशन और व्यक्ति पर ध्यान. जैसे कि आप बच्चे हो तो आप पैसिव बनना पड़ेगा,
आप वडील किसी को कह देते हो अपने जीवन में, तो वो मतलब कि उसको एग्रेसिव बनने का, मुझे पर गुस्सा करने का, मेरी पिटाई करने का उसको अधिकार मिल गया। तो असर्टिव बिहेवियर इज नॉट यूनिवर्सल। एग्रेशन और पैसिविटी दो है यूनिवर्सल, पोजीशन और व्यक्ति की स्थिति पर आधारित। एंड दूसरा, असर्टिव बिहेवियर इज नेवर टॉट टू अस। ये हमको अपने माता पिता, समाज या शिक्षा संस्थाओं ने नहीं सिखाया हुआ है, ये हमको सीखना होगा खुद। दिस इज योर पर्सनल लर्निंग, नोबडी विल टीच यू दिस। सो इट इज नॉट द नेचर ऑफ ह्यूमन काइंड। ये नेचुरल बिहेवियर नहीं है, लर्नड बिहेवियर नहीं है, ये ऑटोमेटेड बिहेवियर है जो बचपन से तुमको मिला हुआ है। तो इसको छोड़ना होगा और असर्टिव बिहेवियर तुमको सीखना होगा। तो पैसिविटी, एग्रेसिविटी और एग्रेसिविटी एंड असर्टिवनेस या पैसिविटी एंड असर्टिवनेस, ये दोनों साथ में नहीं चलता। आपको एक मार्ग चुनना होगा, या तो बी असर्टिव या बी एग्रेसिव या बी पैसिव। एग्रेसिव और पैसिव बनेंगे तो उसके बुरे परिणाम आपको भुगतने होंगे। असर्टिवनेस से आप तंदुरुस्त बनेंगे, स्वस्थ व्यक्ति बनेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि समाज स्वस्थ बने। तो इस बात के साथ कुछ मर्यादाओं के कारण आज का चर्चा मैं पूरा कर रहा हूँ। ये पूरा सेट आपको भेज रहा हूँ आपको अगले सेशन के पहले, ताकि आप सेशन में बैठने के पहले इसका अभ्यास कर सको। कुछ सवाल होंगे आपके। तो आने वाला रविवार अंतिम सेशन, उसमें मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ कि कैसे हम अपनी व्यक्तित्व को बदल कर असर्टिव बनाएंगे। तो हरिओम आप सबको। मेरा थोड़ा तैयारी थोड़ा कमजोर था आज, अगर कोई कमी रही हो तो क्षमा मांगता हूँ। रविवार को दोबारा मिलेंगे। हरिओम सबको। हरिओम सर, आओ जल्दी। हरिओम आता- सर। हरिओम। सर।